मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना। दरअसल 20 मार्च तक बीजेपी हाईकमान इसका ऐलान करने वाली थी कि मध्य प्रदेश में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की कमान अब किसे सौंपी जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की एक बैठक दिल्ली में होती है, शिवराज सिंह चौहान भी उस बैठक में शामिल होते हैं। उसके बाद अमित शाह भोपाल पहुंचते हैं, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठक करते हैं और लगभग उस बैठक से एक संकेत मिला कि कैलाश विजयवर्गीय ही फेवरेट है। ऐसे में यहां पर मध्य प्रदेश में लगातार अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है। उनकी तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने बिहार में आम लोगों को लूटने का काम किया है। जो वादे किए थे उन वादों से सरकार मुकर चुकी। दरअसल आपको बता दें कि वादे शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान किए गए थे, जिनमें किसानों की फसल के एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदने का उनका चुनावी वादा था। 2,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा था। 2.5 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा था। लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी, ये जीतू पटवारी और कमलनाथ पूछ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है और ऐसे में बीडी शर्मा की जगह किससे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल महाराज जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो इन दिनों बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन के नेताओं से, हाईकमान के नेताओं से ज्यादा वक्त तक उनसे विचार विमर्श करते नहीं नजर आ रहे हैं, दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वानगी भी देखी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अनेकों ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत नहीं करते हैं। ऐसे में उनकी एक मांग और है कि उनके खेमे का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें वो नरोत्तम मिश्रा पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा भी जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान की रणनीति से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की बैठक के बाद ये योजना जो है, ये कहीं ना कहीं एक आंकलन जो है ये धूमिल होता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। दूसरी ओर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव सरकार के खिलाफ कर्ज कमीशन, करप्शन को लेकर के, मतलब C3 जो फॉर्मूला है उसको लेकर के जीतू पटवारी हर जिले जा रहे हैं, हर तहसील जा रहे हैं और वहां पर सरकार की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। इन दिनों जीतू पटवारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में गरज रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, हमने ग्वालियर में जितने उद्योग धंधे स्थापित किए, लेकिन पिछले 10 सालों में सब चौपट हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब यह सोचना चाहिए कि ग्वालियर का इलाका कैसे आगे बढ़े, कैसे विकसित हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्वालियर में ही खड़े होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं ललकारते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी। उनका बयान सुनवाते हैं, आगे चर्चा जारी रहेगी। कि देश संकट में, सच में 13% लोगों के पास देश की 78% संपत्ति चली गई है, सिर्फ 13% लोगों के पास। और ये कोई आरोप या भाषण के लिए बात नहीं है, ये देश की सच्चाई है। और जब जब दुनिया में इस तरीके की आर्थिक अराजकता हुई है, इतनी खाई बढ़ी है, उस लोकतांत्रिक देश में क्रांति आने से नहीं रुक सकती। वो चाहे रशिया की बात कर लो, चाहे चाइना की बात कर लो, या जहां भी दुनिया भर के देशों में जहां पे अलग अलग तरीके से राजतंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ भी लोग खड़े हो, उसका प्रथम अगर कोई कारण बना तो आर्थिक अराजकता थी, आर्थिक खाई थी। अभी हमारे देश में बेरोजगारी का जो सेंसेक्स है वो अद्भुत, अकल्पनीय, डराने वाला है। ये कौन है बेरोजगार? ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, हमारा ही भविष्य है। वो राजनीतिक विचार से ऊपर का विचार है, एक दल के विचार से ऊपर का विचार है देश का विचार, कि अगर इस तरीके से हमारे बच्चे बेरोजगार होते गए तो आखिर एक दिन करेंगे क्या? एक दिन होगा क्या इस देश का? आज जो बचत सेंसेक्स है, ये कहते हैं कि आम परिवार की बचत, जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती जा रही है, आम परिवार के साथ ही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कर्ज में आता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में देश एक तरफ कहता है कि 4 लाख करोड़, मोदी जी 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन रही है, दूसरी तरफ देश सबसे ज्यादा गरीब भी बन रहा है। तो आखिर ये चिंता का विषय, ये गरीब है कौन? ये गरीब वही है जो इंटक से वास्ता रखता है। ये गरीब कौन है?
ये गरीब वही है जो जिसकी जवाबदेही कांग्रेस की और इंटेक की सबसे ज्यादा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो देश के लिए अपनी भावना व्यक्त करता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की बाधा खिलाफी। 5 गारंटी दी थी, जिसमें 3,000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूं, 2500 धान, 6,000 रुपये सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में इस सरकार ने पे आगे नहीं बढ़ा। भ्रष्टाचार जिसमें जितना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली में कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ, इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग सबक सिखाना चाहिए। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित होता। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में बाहर नहीं रह सकता। बीजेपी एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता, एक टीआई ऐसा नहीं जो बिना पैसे दिए यहाँ आता, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता है। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के इस चौथे स्तंभ से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिले, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप। मैं बधाई देता हूं, और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको। जीतू भैया संघर्ष करो। तो ये जीतू पटवारी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, साफ तौर पर मोहन यादव सरकार को निशाना बना रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, महंगाई को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों पर भी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो भी राज्य सरकार की रणनीतियों में एक बड़ा ग्लिच है, और वहां पर मोहन सरकार बैकफुट पर नजर आती है। ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी संगठन कैसे अपनी मजबूती का एक संकेत देगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वाकई में सिंधिया कई दिनों से यहां पर बीजेपी के उन तमाम कार्यक्रमों से नदारद नजर आ रहे हैं जिसकी चर्चाएं हर सियासी गलियारे में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के वो विधायक
जिनकी वापसी का दावा कमलनाथ कर रहे हैं, क्या वो विधायक वापस आने वाले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से विश्वास जताने वाले हैं? क्योंकि उनका बार बार कहना है कि हमारी सरकार आने तक कांग्रेस पार्टी अब सदन में भी आवाज उठाएगी और सड़क पर भी आवाज उठाएगी। मोहन यादव को तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनको पूरा करने पर मजबूर कर देगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस संगठन कितना मजबूत हो पाता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।